रवनीश सरन और क्यों उम्मीद करूं बढ़िया ही होगा। बढ़िया पढ़ाई चलती होगी, क्लास में बढ़िया प्रॉपर देखो और नोट्स वगैरह भी साथ बनाता ही होगा। बनाई करो थारे फायदे वास्ते। अभी अपना टॉपिक से मस्तिष्क कंप्लीट हो गया तो बीमा कोई डाउट हो तो पूछो हुआ को तो बीमा का डाउट की मैं एक अलग क्लास लूंगा। जितना भी थारा डाउट है बंग सारंगी एक अलग क्लास लूंगा। जे अपनो ओ संरचना टॉपिक कंप्लीट हुआ को ह्यूमन बॉडी मानव शरीर कंप्लीट हुआ को मैं थारी एक अलग क्लास लूंगा। जितना भी अपना डाउट है मैं सारा क्लियर करूंगा। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल पूछा है बच्चा। ठीक है, तो कोई दिक्कत को नहीं अंदर। तो मतलब सवाल पूछो तो मतलब थे वीडियो देखो तो मतलब था ना समझ में आवा है, कोई बात को प्रूफ है। ठीक है, और एक स्टूडेंट को ओ भी सर राउंड ना करे करो। ठीक है, कि इन्नू इन्ना ना चले करो। तो ठीक है, कोशिश करांगा भी कौन चलना। ठीक है, और कोई डाउट हो तो बताओ। चलो आगे आप बात करें। अपना टॉपिक है उत्सर्जन तंत्र। देखो उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। उत्सर्जन का मतलब होता है हमारे शरीर में आपको पता है बहुत सी उपापचय क्रियाएं हो रही हैं, बहुत से जैव प्रक्रम हो रहे हैं। जितने भी हमारे शरीर के अंदर अभिक्रियाएं हो रही हैं, कौन सी उपापचय अभिक्रियाएं हमारे शरीर के अंदर जो हो रही हैं। ठीक है, उन उपापचय अभिक्रियाओं के द्वारा जैसे श्वसन हो रहा है, पाचन हो रहा है, परिसंचरण हो रहा है। ठीक है, तो इन अभिक्रियाओं के से अपशिष्ट पदार्थ भी बनते हैं। यानी कि हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान उत्पाद तो मुख्य उत्पाद बनते हैं, लेकिन सह उत्पाद भी बनते हैं। और सह उत्पाद जो हमारे लिए लाभदायक नहीं होते, जो हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, उनको हमारे शरीर में रहने का फिर कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं उनको हमारे शरीर में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिस प्रकार से कुछ हमारे जीवन में नेगेटिव लोग होते हैं तो उनको हमारे जीवन में रहने का अधिकार नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में भी बहुत से टॉक्सिक पदार्थ बनते हैं जिनको शरीर से बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है। तो वो जो अभिक्रिया कहलाती है वो कहलाती है उत्सर्जन। ठीक है, इतना बताया समझ में। अब देखिए हमारे शरीर में मुख्य उत्सर्जन अंग होता है जी वृक्क, किडनी या गुर्दा, ये मुख्य अंग होता है। ठीक है, इसके अलावा भी और अन्य मुख्य अंग होते हैं, जैसे हमारे यकृत होता है, बड़ी आंत होती है। ठीक है, त्वचा होती है, और मैंने और भी एक दो लिखे हुए हैं। ठीक है, वृक्क हो गया, फेफड़ा हो गया। ठीक है, फेफड़ा भी हमारे शरीर में उत्सर्जन का काम करते हैं। एक एक के बारे में अपने विचार करते हैं कौन कैसे काम करता है। ठीक है, अब आपको मैं शुरू करते हैं अपना टॉपिक। देखिए होता क्या है, शरीर में उपापचय क्रिया से बने अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन। हमारे शरीर में उपापचय क्रिया जैसे पाचन हो गया, श्वसन हो गया, परिसंचरण हो गया, इन अभिक्रियाओं में जैसे पाचन में तो क्या होता है, भोजन का पाचन होता है, पोषण होता है, यानी कि भोजन का जो पोषण होता है। उसके अलावा उसमें अपशिष्ट पदार्थ भी तो बनते हैं, जैसे काम की चीजें हमने हमारे शरीर के अंदर एब्जॉर्व करने हैं, जो काम की चीजें नहीं है उन्हें शरीर से बाहर भेज देते हैं। अब समझिए कैसे, एक आपको चीज बताता हूं। अभी सीजन चल रहा है गेहूं का सीजन चल रहा है। ठीक है, अपने गेहूं की फसल बो रखी है, क्या हमारे वो सारी फसल काम की है? नहीं है। तो हमारे सिर्फ क्या गेहूं के जो बीच में बीज होते हैं हमारे वही काम के होते हैं, लेकिन उसके साथ में तो सह उत्पाद बनता है ना, जिसे सामान्य भाषा में क्या बोलते हैं, भूसा या तूड़ी। उसे हम तो नहीं उसका यूज करते, हम उसका यूज करते हैं पशुओं के लिए, हमारे लिए तो नहीं करते ना उसका यूज। तो उसी प्रकार से हम उसको अलग कर देते हैं। अगर हमारे लिए वो यूजफुल होती तो हम उसका अलग नहीं करते, उसको अपने लिए यूज करते। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी अपशिष्ट पदार्थ बन रहे हैं, उनका बाहर निकालने के लिए उपापचय क्रियाओं से बने अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। और इस क्रिया के भाग लेने वाले जो अंग होते हैं इस क्रिया में, यानी कि हमारे शरीर में उत्सर्जन की क्रिया में जो भाग लेने वाले अंग होते हैं उन्हें बोलते हैं उत्सर्जी अंग। और ये सारे अंग मिलकर, आपको पता है अंग मिलकर क्या करते हैं? तंत्र का निर्माण करते हैं। अंग मिलकर क्या करते हैं? तंत्र का निर्माण करते हैं। तो ये सारे अंग मिलकर हमारे शरीर में ये अंग होते हैं कौन कौन से? वृक्क होता है, फेफड़ा होता है, त्वचा होता है, यकृत होता है और आंत होती है। ये हमारे शरीर में किसका काम करते हैं? उत्सर्जन का काम करते हैं, यानी ये किसी ना किसी चीज के हमारे शरीर में उत्सर्जन करवाते हैं। समझिए इस बात को। उत्सर्जन वृक्क के बारे में हम पूरा डिटेल से बात करेंगे, इसको एक बार यहीं छोड़ देते हैं। फेफड़ा हमारे शरीर में क्या जब हम श्वसन की क्रिया होती है, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और श्वसन के दौरान, श्वसन वाले चैप्टर में अपने बताएंगे। आपको पता है श्वसन के दौरान हमारे शरीर में CO2 गैस बनती है जो हमारे शरीर में उपयोगी नहीं होती, तो उनको बाहर फिर कौन निकालेगा? उनको भी बाहर निकालेगा जी कौन? फेफड़ा। CO2 गैस का निष्कासन हो गया, तो ये भी हमारे शरीर में उत्सर्जी पदार्थ है। त्वचा क्या कहते हैं? श्लेष्म त्वचा हमारे शरीर में श्लेष्म ग्रंथि, श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। पसीने के रूप में भी हमारे शरीर में तेलीय पदार्थों और पसीने के रूप में भी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालती है।
ठीक है। तो कभी आप देख लेना जब आपको पसीना आता है वो नमकीन सा होता है, यानी कि उससे लवण भी बाहर, उसका टेस्ट कैसा नमकीन सा होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में पसीना भी बाहर निकलता है, यानी त्वचा भी उत्सर्जन के रूप में भी काम करता है। इसके बाद में बात करते हैं यकृत। यकृत भी उत्सर्जन के रूप में काम करता है। बहुत से रासायनिक पदार्थों का, जैसे यूरिक एसिड का निर्माण, यूरिया का निर्माण कहां पे होता है जी? यकृत में होता है। तो ये भी उत्सर्जन के आंत। हमारे पचा हुआ भोजन, आपको पता है छोटी आंत में भोजन का, अभी मैं हम पीछे अपने पाचन वाले टॉपिक में बात की थी, क्या बात की थी? भोजन का संपूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है। तो बड़ी आंत क्या काम करती है? बड़ी आंत सर काम करती है हमारे शरीर में अवशोषण का, जो हमारे भोजन के साथ मुख्य अवयव जो जरूरी है उन कणों का अवशोषण कर लेती है, और जो वेस्टेज पदार्थ है उसको शरीर से बाहर निकाल देती है। तो बड़ी बात भी क्या करती है? उत्सर्जन का काम करती है। ये हमने पाचन में बात कर ली थी। ठीक है जी, चलते हैं आगे। अब देखिए वृक्क। तो पहला वृक्क का जो अपने अध्ययन करते हैं उसे बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं जी? नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं जी? नेफ्रोलॉजी। ठीक है जी। वृक्क की इकाई यानी कि वृक्क की एकल इकाई को बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं जी? नेफ्रॉन या वृक्काणु। वृक्काणु क्या बोलते हैं जी? नेफ्रॉन या वृक्काणु। इसका जो नेफ्रॉन, जो वृक्क का डॉक्टर होता है, किडनी का जो डॉक्टर होता है, किडनी स्पेशलिस्ट डॉक्टर बोलते हैं, उसे बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं जी? नेफ्रोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं जी? नेफ्रोलॉजिस्ट। इकाई नेफ्रॉन, अध्ययन नेफ्रोलॉजी, डॉक्टर नेफ्रोलॉजिस्ट। मुख्य उत्सर्जन का इसके बारे में मैंने अभी आपको बता दिया। अब देखिए ये होता क्या? रुधिर परिसंचरण के दौरान, रुधिर परिसंचरण के दौरान, यानी कि हमारे शरीर में परिवहन का काम कौन करता है? रक्त करता है। क्या कौन करता है जी? रक्त करता है। तो इसे काम करवाता कौन है? हृदय करवाता है। रक्त को वाहिकाओं से कोशिकाओं से फेफड़ों तक ये सारा काम रक्त करता है। एंजाइमों का परिवहन करता है, हार्मोन्स का परिवहन करता है, पोषक पदार्थों का परिवहन करता है, अपशिष्ट पदार्थों का भी परिवहन करता है। ये इस अभिक्रिया के दौरान, रुधिर परिसंचरण के दौरान अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन, यानी कि हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन तो होता ही होता है, उसके साथ साथ ही क्या करता है? लाभदायक पदार्थों का अवशोषण भी करता है। वृक्क क्या करता है? लाभदायक पदार्थों का अवशोषण भी करता है। ये बात और इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे हमारे शरीर में, आपको पता है लवण बनते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं, सारी चीजें होती हैं, प्रॉपर होती हैं। ठीक है, तो इसी के साथ साथ क्या होता है? आपको पता है हमारे शरीर में बहुत से पोषक पदार्थ बनते हैं, तो वो किसमें मिक्स होते हैं? रुधिर में मिक्स होते हैं। अब वृक्क उत्सर्जन का तो काम कर ही रहा है, वेस्टेज पदार्थों को बाहर निकाल ही रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसी के साथ साथ जो हमारे शरीर में इंपॉर्टेंस पोषक तत्व हैं, इंपॉर्टेंस लवण है, इंपॉर्टेंस आयन है, जो हमारे शरीर में जरूरी है, उनका ऑब्जर्वेशन भी करता है, अवशोषण भी उनका कौन करता है? वृक्क करता है। ये बात भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। आगे इसका आकार कैसा होता है? ये देख लो जी, ये हमारे शरीर के दो वृक्क है। ठीक है, कैसा आकार होता है जी? इसका आकार होता है सेम के बीज के आकार का। पूछा गया क्वेश्चन, जो क्वेश्चन पूछे गए ना मैंने वही लिखे हैं। सेम के बीज का आकार होता है। इसका रंग कैसा होता है? रंग होता है जी गहरा भूरा। कैसा होता है जी? गहरा भूरा रंग होता है इसका। स्थिति कहां होती है? स्थिति होती है उदर गुहा। उदर यानी पीछे की ओर, उदर का मतलब होता है पीछे की ओर। ठीक है, उदर गुहा। कशेरुक दंड होता है जी रीढ़ की हड्डी। ये जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उसके दोनों ओर, यानी कि एक साइड इधर और एक साइड इधर। ठीक है जी, दोनों ओर होती है, और कमर वाले क्षेत्र में होती है, यानी कि हमारी जो कमर होती है इस क्षेत्र में, यहां पर ये दोनों किडनियां होती हैं। ठीक है जी, आगे बात करते हैं। कमर के दोनों क्षेत्र में स्थित होता है। इसके बाद में इसकी लंबाई की बात कर लें तो लंबाई होती है इसकी जी कितनी? 4 से 5 सेंटीमीटर। कितनी होती है जी? 4 से 5 सेंटीमीटर। फिर इसकी चौड़ाई की बात कर ले तो लगभग ये 4 से 5 इंच है, सॉरी क्या है? 4 से 5 इंच है, और ये इसकी है 2 इंच चौड़ाई। और इसकी मोटाई देखें तो लगभग 1.5 इंच होती है। भार कितना होता है जी किडनी का? भार होता है जी 140 ग्राम। कितना? 140 ग्राम इसका भार होता है। कितना होता है जी? 140 ग्राम इसका भार होता है। बाहरी धरातल, यानी कि जो बाहरी भाग होता है इसका, ये वाला, ये होता है उत्तल। जैसे उत्तल लेंस, अवतल लेंस होते हैं ना, अपनी बात करेंगे इसमें आगे चैप्टर हुआ तो। ठीक है, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस यानी कि बाहर से उभरा हुआ जो बाहर वाला भाग होता है वो उभरा हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं उत्तल लेंस। तो इस प्रकार का इसका जो बाहरी भाग होता है वो उत्तल लेंस के भांति होता है, तो इसे बोलते हैं उत्तल। ठीक है, तो इसका भीतरी भाग कैसा हो गया? अवतल हो गया। आंतरिक भाग इसका अवतल हो गया, यानी कि अंदर की ओर धंसा हुआ, अवतल हो गया। भीतरी आवरण। अब जो बाहर की तरफ भाग होता है वो उत्तल होता है, भीतरी की तरफ एक आवरण पाया जाता है, अंदर की तरफ एक आवरण पाया जाता है, जिसे बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? आंतरिक आवरण को क्या बोलते हैं जी? हाइलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? हाइलम। देखिए एक शब्द आता है हमारे, अब अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करेंगे, जनन तंत्र में बात करेंगे, तो मादा जनन जो तंत्र होता है, कौन सा जनन तंत्र? मादा जनन तंत्र में
एक नाम आता है हाइमन। हाइमन झिल्ली होती है जी, हाइमन झिल्ली होती है, उसके बारे में अपने बाद में बात करेंगे, तो मिक्स मत करना, ये हाइलम है ये हाइमन है, ठीक है। हाइमन मादा जनन तंत्र के अंदर पाया जाता है, हाइलम पाया जाता है वृक्क के अंदर, ये आपको ध्यान दे लेना। अब जो भीतरी आवरण होता है, कौन सा भीतरी आवरण, यानी कि ये जो अंदर वाला भाग है, ठीक है, बिठा के बताते हैं आपको एक बार। ये जो भीतरी भाग है, ये जो इसका अंदर वाला भाग है, इसकी बात करते हैं। इसके जो होते हैं दो भाग, कितने भाग होते हैं जी, दो भाग, एक होता है कोर्टेक्स और एक होता है मेड्यूला। क्या होता है जी, कोर्टेक्स और मेड्यूला, ये यहां पे लिखा है। जो कोर्टेक्स भाग होता है वो 1/3 होता है, और जो मेड्यूला भाग होता है वो 2/3 होता है, 2/3 1/3। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, यानी कि ज्यादा इसका कौन सा भाग इंपॉर्टेंट है, मेड्यूला। अब मेडुला के अंदर क्या पाई जाती है, मेडुला ये वाला भाग है ना, इसकी बात कर रहा है, ये मेडुला भाग है, ये कोर्टेक्स हो गया, ठीक है। मेडुला शंकुरूपी संरचना से भरा रहता है। इस प्रकार ये शंकुरूपी संरचनाएं है, इससे भरा रहता है, इनको बोलते हैं जी पिरामिड। इन संरचनाओं को क्या बोलते हैं जी, ये ध्यान से देखिए आप, इस संरचना आपको दिखाई दे रही है, जूम करके देख लेना, ठीक है। इन संरचनाओं को बोलते हैं जी पिरामिड, यानी कि ये वाला जो क्षेत्र है ये होता है मेडुला, और ये क्षेत्र होता है जी आपका कोर्टेक्स, ठीक है जी। अब ये जो पिरामिड होते हैं वो होते हैं थैलीनुमा संरचनाओं में, यानी कि इस प्रकार की संरचनाओं में उपस्थित रहते हैं, थैलीनुमा संरचनाओं में, जिसे बोलते हैं वृक्क पेप्सिल। क्या बोलते हैं जी, वृक्क पेप्सिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, वृक्क पेप्सिल बोलते हैं, ठीक है जी। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वृक्क पेप्सिल से क्या होता है, वृक्क पेप्सिल से निकलती है, यहां से निकलती है मूत्रवाहिनी, ये होती है जी मूत्रवाहिनी, ये आपने बना दी, ये होती है जी आपकी मूत्रवाहिनी। तो मूत्रवाहिनी कितनी होती है, दो होती है, कितनी होती है, दो होती है, कितनी होती है जी, दो होती है। और वो मूत्रवाहिनियां कहां पे खुलती हैं, वो मूत्रवाहिनियां आपकी खुलती हैं मूत्राशय में। कहां पे खुलती हैं जी, मूत्राशय में खुलती हैं आपकी, मूत्राशय में। ये हो गया आपका जी मूत्राशय, इसे बोलते हैं यूरिन ब्लैडर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, यूरिन ब्लैडर बोलते हैं, ठीक है जी। मूत्रवाहिनी मूत्राशय में खुलती है। अब नेफ्रॉन, ये देखिए हमने यहाँ पे वृक्क की इकाई की बात की थी, नेफ्रॉन की, ठीक है। तो जो नेफ्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, एक किडनी के अंदर लगभग आपको 1,30,000 संरचनाएं आपको नेफ्रॉन्स की मिलती हैं। कितनी मिलती हैं सर, 1,30,000 नेफ्रॉन की आपको संरचना मिलती है। अब देखिए यहां से इंपॉर्टेंट, रुधिर संगठन का वास्तविक नियंत्रण करता है, ये कौन करता है, वास्तविक नियंत्रण किडनी करती है। रुधिर संगठन का वास्तविक नियंत्रण किडनी या नेफ्रॉन करता है। कैसे करता है सर, देखिए वास्तविक नियंत्रण का मतलब क्या है, रुधिर संगठन, यानी कि रुधिर संगठन का मतलब है रुधिर के अंदर क्या क्या पाया जाता है, आपको पता है रुधिर के अंदर रुधिर सेल्स पाई जाते हैं, आरबीसी पाई जाती है, डब्ल्यूबीसी पाई जाती है, प्लेटलेट्स पाई जाती है, और प्लाज्मा पाया जाता है। इनके अंदर भी कुछ लवण होते हैं, ठीक है, कुछ प्रोटीन पदार्थ होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं, जो सारी चीजें होते हैं उनको प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखना। यानी कि मेंटेन का मतलब है आरबीसी ज्यादा नहीं जा रही, मतलब आपको पता है रुधिर क्या काम कर रहा है, ब्लड सर्कुलेशन जो है अपना काम कर रहा है, परिवहन का काम कर रहा है। तो अब ये यूरिन में, इसमें आपकी किडनी में आ रहा है, तो किडनी इसको प्रॉपर रखती है, नहीं तो आरबीसी ज्यादा जाने देती है, ना डब्ल्यूबीसी, प्रॉपर सारा रुधिर के स्तर को मेंटेन रखती है। यानी कि प्रॉपर इसका वास्तविक संगठन, यानी कि इसके संगठन का नियंत्रण भी कौन करता है, रुधिर का जो संगठन है, रुधिर के अंदर जितनी भी चीजें हैं उनके संतुलन को बनाए रखती है। अगर किडनी खराब हो जाए तो क्या दिक्कत होगी, आपको पता है दिक्कत क्या होगी, हमारे शरीर में जितने पोषक तत्व बन रहे हैं वो या तो इंपॉर्टेंट पदार्थ बाहर निकलेंगे, टॉक्सिक पदार्थ शरीर में रह जाएंगे, उथल पुथल हो जाएगा सारा सिस्टम। तो इसलिए हमारा किडनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, ये वैसे आपके बहुत हाई लेवल का। अब सर आप पूछोगे कि सर हमें इसके बारे में बताइए, और बताते हैं इसके बारे में। अब देखिए अपने इसके बारे में डिस्कस करते हैं क्या होता है। डायग्राम को ध्यान से देखना सभी, एक बार अच्छे से देख लो, 2-3 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है, अच्छे से देख लो इसको, हो सकता है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो डायग्राम का। चलिए आगे बात करते हैं। ये देखिए ये होता है जी हमारा किडनी वृक्क 1, 2, यानी कि एक जोड़ी। आकार कितना बताया था मैंने, यहाँ पे बताया गया 4 से 5 इंच लंबाई मोटाई सारी मैंने बता दी। इसे बोलते हैं जी, ये ऊपर मैंने दो ऊपर इसको टोपी पहना रखी है ना, ये टोपी नुमा संरचना, ये होती है जी अधिवृक्क ग्रंथि। क्या होती है, अधिवृक्क, अधि का मतलब होता है ऊपर, वृक्क के ऊपर है, तो इसलिए इसका नाम पड़ गया अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है। ये हमारे शरीर में करो या मरो ग्रंथि है, उस ग्रंथियों के बारे में करो या मरो, एड्रिनल ग्रंथि, एड्रिनल हार्मोन का सीक्रेशन करती है, वो सारे अपने ग्रंथि वाले टॉपिक में बात अपने करेंगे, एक एक ग्रंथि के बारे में, ठीक है। इसको भी यही एक बार ग्रंथि को स्टॉप करते हैं, ठीक है, अपने अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है जी। अब देखिए
इसे बोलते हैं महाशिरा। कौन सी? पश्च महाशिरा। कौन सी महाशिरा जी? पश्च महाशिरा। अब पश्च महाशिरा जो होती है ना, वो करती है अशुद्ध रक्त का वहन। किसका वहन करती है जी? शुद्ध रक्त का वहन, सॉरी। ठीक है, महाशिरा किसका वहन करती है? शुद्ध रक्त का वहन करती है। शुद्ध रक्त का वहन करती है। ठीक है, महाशिरा। इसे बोलते हैं वर्तिनी के स्तंभ। ये देखिए मेडुला के अंदर है वर्तिनी के स्तंभ। ये आंतरिक परत होगी, इसे बोलते हैं हाइलम। ठीक है, ये हो गया आपका मध्यांश या मेडुला। ये वाले भाग अपने बात कर ली थी इसकी। इसे बोलते हैं वल्कुट या कॉर्टेक्स। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये होते हैं जी मध्यांश पिरामिड। इसके बारे में बता दिया। ये बता दिया आपको वृक्क कैल्विस। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि आपको बता दिया। ये होती है जी वृक्क धमनी। ये वाली जो धमनी है, ये आपकी होती है जी वृक्क धमनी, यानी कि अशुद्ध रक्त का। ये शुद्ध रक्त का वहन करती है और ये अशुद्ध रक्त का वहन करती है। ठीक है, ये हो गया वृक्षशिरा और ये आपका वृक्क हो गया। पेरिटोनियम झिल्ली, ये इसके ऊपर पाई जाती है। किसके? वृक्क के ऊपर वाली जो झिल्ली होती है उसे बोलते हैं पेरिटोनियम झिल्ली। ये क्या करती है? ये आपका करती है वृक्क की बाहरी आघातों से सुरक्षा। कहां से सुरक्षा? बाहरी आघातों से इसकी सुरक्षा करती है। ठीक है, बचाव रखती है, इसका पूरा आवरण होता है। ठीक है, ये हो गया आपकी पृष्ठ महाधमनी। ये हो गई जी आपकी मूत्रवाहिनी और ये हो गई जी आपका मूत्राशय और ये हो गया आपका मूत्र मार्ग और ये हो गया आपका वृक्क आवरण। ये डायग्राम आप बनाइए, अपने हाथों से बनाओगे तो आप बहुत ज्यादा आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। वृक्क का डायग्राम बुक में अलग दिया, मैंने इसके साथ के साथ ही बना दिया अलग से। आपको इसमें अलग से इसी के साथ ही दिखा दिया था, आपको ज्यादा मेहनत या ज्यादा आपको ना करना पड़े। ठीक है, आपके लिए मैंने इतना सरल कर दिया है। ठीक है, चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। किसके? इसके कार्य की। अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन बता दिया। रक्त में पीएच का नियंत्रण यहाँ पे बता दिया ना मैंने। रुधिर का संगठन का वास्तविक नियंत्रण करता है। रक्त के पीएच। पीएच क्या होता है? पीएच होता है रक्त में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता। पीएच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से होता है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता से होता है जी पीएच का मतलब। ठीक है, पीएच मान हाइड्रोजन की सांद्रता को व्यक्त करता है। तो ये क्या करता है? रक्त में पीएच यानी कि रक्त में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता का भी नियमन या नियंत्रण करता है। परासरणी दाब है मात्रा का नियंत्रण। रुधिर में परासरणी दाब कितना लगता है? परासरण, विसरण और सक्रिय परिवहन, ये अपने मैं आपको बता देता हूं इसी में। देखिए इसको मिटा दो, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। देखिए मैंने यहां पे परासरणी दाब लिखा हुआ है ना, तो पहले अपने विसरण की बात कर लेते हैं। विसरण क्या होता है? विसरण होता है जी पदार्थों का। किसका? पदार्थों का। किसका? पदार्थों का। पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना, यह होता है जी विसरण। तो सर परासरण क्या होता है? सेम टू सेम होता है, बस पदार्थों की जगह आपको द्रव कर देना है। द्रव पदार्थों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करना, यह होता है जी आपका परासरण। तो इसमें आपको पता है जब आप कोई चीज ऊपर से नीचे गिराते हो तो एनर्जी की जरूरत नहीं होती, लेकिन सक्रिय परिवहन क्या होता है? निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर। सक्रिय परिवहन होता है जी निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, निम्न से उच्च की ओर। अब देखिए इसको कैसे समझोगे, रियल लाइफ से समझने की कोशिश करते। आप बहुत ऊंचे हो, बहुत आपने नाम कमा लिया, ठीक है, छोटी सी मिस्टेक कर देना डाउन आ जाओगे। लेकिन उस छोटी सी मिस्टेक को सुधारने के लिए, यानी कि डाउन से अप होने में आपको पूरी जिंदगी लग जाएगी, पूरी एनर्जी लगती है। ठीक है, बुराई तो 1 मिनट में कर लेते हैं लोग, अच्छाई करने में, बुराई कमाने तो 1 मिनट लगता है आपको, हमें भी। बुराई आप 1 मिनट में कमा सकते हो, लेकिन अच्छाई कमाने में पूरी जिंदगी गुजर जाती है। उसी प्रकार से विसरण प्रसारण को समझ लीजिए। उच्च से निम्न तो आप आराम से चले जाओगे, कुछ नहीं करना पड़ेगा। उच्च से हाई से लो तो निम्न नॉर्मल तरीके से आ जाओगे, लेकिन लो से हाई जाने में आपको एनर्जी लगेगी। क्लियर हो गया होगा? इससे फॉर एग्जांपल आपको क्या दूं? ठीक है जी, तो इसका भी नियंत्रण करता है। इसके बाद में उचित रक्तदाब बनाए रखता है। बीपी को भी कंट्रोल करता है कौन? वृक्क। हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है उसको भी कंट्रोल कौन करता है? वृक्क करता है। रासायनिक अखंडता को बनाए रखता है। जो हमारे शरीर में रासायनिक अखंडता यानी कि रासायनिक विक्रियाएं हो रही हैं उनके संतुलन को भी ये बनाए रखता है। जल की मात्रा का भी नियमन करता है। जल की मात्रा हमारे शरीर में आपको पता है लगभग 65 से 70% क्या पाया जाता है? 70% क्या पाया जाता है? लगभग 65 से 70% हमारे शरीर में जल पाया जाता है। तो इसकी मात्रा का भी नियंत्रण करता है।
इसकी मात्रा का भी कंट्रोल करता है कि कितना जल हमारे शरीर में जरूरी है। अब सोचो हमारी किडनी खराब हो ना, देखो भगवान ना करे ना हो ऐसा, लेकिन सोचो हमारे शरीर अगर किडनी खराब हो जाए तो क्या होगा, हमारे शरीर में जल का संतुलन बिगड़ जाएगा, सारा सिस्टम खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में औषधियों में उचित, आपको पता है हम जैसे दवाई खाते हैं, जरूरत पड़ती है कभी ना कभी जिंदगी में दवाई खाने की। ठीक है, बुखार हो गया या कुछ भी हो गया तो आप दवाई खाते हो, तो दवाई में आप एक चीज नोटिस करना, तो दवाई में बहुत से फार्मूले होते हैं, तो बहुत सी चीजें भी होती हैं और इसके अंदर, लेकिन हमें हमारी बॉडी को, मान लीजिए हमारा सिर दर्द कर रहा है, हमने दवाई खा ली, तो हमारे जरूरत क्या होती है, दवाई, जो दवाई के सारे जो केमिकल्स होते हैं उसके अंदर वो पूरी बॉडी के अंदर जाते हैं, पूरी बॉडी के अंदर जाते हैं। ठीक है, पूरी बॉडी के अंदर चला। अब हमारा सिर पेन हो रहा है तो वो सिर के अंदर जाएगा, उसको पेन को सही कर देगा, लेकिन जहां हमारे पैर में मान लीजिए पेन हो ही नहीं रहा, वहां पर भी तो ये जाएगा ना, तो वहां पे उसका कोई काम नहीं है, तो वहां से भी ये उस दवाइयों के जो अनुपस्थित जो हमारे शरीर में उसका कोई काम नहीं है, उसको भी फिल्टर करके ये बाहर निकाल देगा। तभी तो बोला जाता है कि ज्यादा मेडिसिन खाने से भी किडनियां खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो आप उसको ज्यादा लोड दोगे कोई चीज को तो वो खराब तो होगी ना काम करने से। ठीक है, तो उस चीज को भी आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है। ये होते हैं जी किडनी के कार्य। कल अपने बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में, नेफ्रॉन की संरचना के बारे में, वृक्क की संरचना के बारे में। वृक्क की संरचना मैंने आपको बताई दिया, वृक्क कैसे काम करता है कैसे नहीं करता, सारी संरचनाओं के अपने बारे में बात करेंगे। तो इसका नेक्स्ट पार्ट अपने मिलते हैं कल, तब तक अपना इसको प्रॉपर इस क्लास को ध्यान से देखना। मैंने बहुत अच्छे से समझाने आपको पूरी कोशिश की है, कल भी डायग्राम से समझाऊंगा यूरिन निर्माण कैसे होता है, कोई इसमें आपको किंतु परंतु वाली बात नहीं होगी। मुझे पूरी उम्मीद है, मैंने पूरा आपको 100% देने का पूरा प्रयास किया है। ठीक है, तो आपको भी साथ के साथ क्लास में समझ में आया होगा। बच्चे जो क्लास देखते हो आप, तो आप उसका रिस्पांस देते हो तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। आप लाइक किया करो, कमेंट किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब करवाओ क्लास को, तो आपको सारा सिलेबस प्रॉपर मिलेगा। अगर आप इसको ज्यादा टारगेट नहीं दे रहा, आपको 1 अप्रैल से पहले आप इसके सब्सक्राइब को और बढ़ा दो, लगभग कितना कर दो, 1000 इसके सब्सक्राइब करवा दो अपने चैनल के। ठीक है, आपको विद पीडीएफ, प्रॉमिस कर रहा हूं विद पीडीएफ आपको पूरी क्लास मैराथन, जेल प्रहरी से पहले आपको पूरी मैराथन क्लास दे दूंगा विद पीडीएफ। लगभग 400-500 जितना हो सका, 1000 क्वेश्चन जितने भी साइंस के हुए, जितने मैंने करवाए आज तक, सारे के सारे विद क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो सारे के सारे प्रोवाइड करूंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय इस क्लास के बारे में जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मिलते हैं।